सर, सरकारी खरीद का अनुमान घटा दिया था, उसके बाद भी जो अनुमान लगाया था वो भी अब पूरा होता नहीं दिख रहा है। कितनी बड़ी चिंता है ये बड़ी चिंता है। देखिए, जैसा शुरुआत में शुभम ने कहा कि गेहूं को लेकर पूरा का पूरा ये साल सरकार की नीतियों में एक के बाद एक सीक्वेंशियल भूलों का और गलतियों का पूरा साल हो गया। और गेहूं में पॉलिसी में इतना मिस हुआ है, इतना मिसमैच हुआ है फैसलों में कि सरकार खुद भी नहीं समझ पा रही कि क्या किया जाए। जैसे पहली चीज ये देखें, जो वीट का प्रोक्योरमेंट है, प्रोक्योरमेंट का टाइम भी बढ़ाया गया, बिल्कुल सामान्य से अधिक समय तक एफसीआई को इंगेज रखा गया, मंडियों को खुला रखा गया कि गेहूं जो बचा हुआ है बाजार से वो आ सके। ये भी कोशिश की गई, निर्यात पर प्रतिबंध का होने से जो समस्याएं आई वो अलग है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। निर्यात को पहले तो खोलने का फैसला हड़बड़ी में किया गया, भारत के अनाज भंडार की वास्तविकता नहीं देखी गई, फिर उतनी ही हड़बड़ी में, उतने ही नीजर्क में उसे बंद करने का फैसला किया गया। लेकिन इसका कोई फायदा वीट का प्रोक्योरमेंट बढ़ाने की दृष्टि से नहीं हुआ। 54% वीट का प्रोक्योरमेंट गिरा। अब तो खत्म हो गया सीजन, बरसात सामने खड़ी हुई है। 1865 मिलियन टन का प्रोक्योरमेंट हुआ, 13 साल के लोएस्ट लेवल पर है। अब आप सोचिए, 13 साल के लोएस्ट लेवल का जो वीट के स्टॉक का आंकड़ा है, ये बाजार में महंगाई को स्थायी रूप से ताकत देने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि उसे पता है कि सरकार के पास अनाज का भंडार 13 साल के लोएस्ट लेवल के ऊपर है। ये पूरी की पूरी महंगाई वीट की ट्रांसलेट होकर अगले साल तक, जब तक अगले साल रबी की फसल तैयार नहीं हो जाती, जो भारत का मेन वीट सीजन है, तब तक ये महंगाई रहेगी। तो ये फैसला तो पटरी से उतर ही गया। इसके अलावा निर्यात के स्तर पर भी बहुत सारी चीजें गले में फंसी हुई है दुविधा के तौर पर। बंद भी कर दिया तो भी नहीं हो पा रहा है। अब सरकार की दुविधा यह है कि जो निर्यात के लिए गेहूं सी पोर्ट्स पर पहुंच चुका है, अभी जो आंकड़े अलग से मिल रहे हैं उस हिसाब से करीब 1.7 मिलियन टन गेहूं पड़ा हुआ है, जिसका निर्यात रोक दिया गया। वो गेहूं खराब होगा मानसून में, और उसका निर्यात कैसे खोला जाएगा। दूसरी तरफ कंसाइनमेंट रिजेक्ट होने के इश्यूज भी बराबर सामने आ रहे हैं। टर्की से एक बड़ा कंसाइनमेंट रिजेक्ट हुआ जो कि निर्यात के लिए गया था। बिल्कुल। एक और उलझन है, वो उलझन है डब्ल्यूटीओ से जुड़ी। विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक से पहले भारत और चीन सहित संगठन के 60 सदस्य देशों ने खाद्य सब्सिडी के नए प्रस्ताव को समर्थन दिया है। प्रस्ताव में विकासशील देशों की खाद्य सुरक्षा के लिए अनाज खरीद, भंडारण और वितरण को लेकर कुछ सुझाव दिए गए हैं। इन सुझावों में उस अनाज के निर्यात को भी अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव है जिसे भारत जैसे देश खाद्य सुरक्षा के लिए किसानों से खरीदते हैं। भारत में हर साल खाद्य सुरक्षा के लिए किसानों से समर्थन मूल्य पर भारी मात्रा में गेहूं चावल खरीदा जाता है। पिछले साल देश में पैदा हुआ 40% गेहूं और लगभग 48% चावल खाद्य सुरक्षा के नाम पर किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदा गया। हालांकि घरेलू खाद्य जरूरत को पूरा होने के बाद भी सरकार गोदामों में भारी मात्रा में अनाज भरती है जो बच जाता है, और अब भारत सरकार उसी बचे हुए अनाज को निर्यात करने के लिए डब्ल्यूटीओ से अनुमति मांग रहा है। सर, विकासशील देश क्या दलील दे रहे हैं डब्ल्यूटीओ में? शुभम, डब्ल्यूटीओ की बहुत महत्वपूर्ण मिनिस्ट्रियल मीटिंग, मंत्री स्तरीय बैठक इस महीने होने वाली है, जिसको लेकर काफ़ी गहमा-गहमी अलग अलग तरहों से, फिशरीज पे भी कुछ काम चल रहा है। पर भारत की दृष्टि से ये बैठक और इस बैठक में फूड सिक्योरिटी का मुद्दा महत्वपूर्ण है। और पहली बार लंबे समय बाद डब्ल्यूटीओ में एक साथ एक बड़ी ग्रुपिंग ने फूड सिक्योरिटी से जुड़े हुए डब्ल्यूटीओ के जो नियम है उनको बदलाव के लिए दबाव बनाया है। इस ग्रुपिंग में एक तो G33 देश हैं, जिनको G33 कहते हैं, वो डब्ल्यूटीओ में डेवलपिंग कंट्रीज का एक ग्रुप है, और दूसरा एक ग्रुप है जिसको हम एसीपी ग्रुप कहते हैं डब्ल्यूटीओ में, जिसमें अफ्रीका, कैरिबियन और पैसिफिक नेशंस हैं। इन्होंने मिलकर डब्ल्यूटीओ में जो फूड सब्सिडी को लेकर दिए गए नियम हैं उन्हें बदलने के लिए दबाव बनाना शुरू किया और प्रस्ताव मूव किया है। नियम क्या है? नियम यह है कि कोई भी देश अपने यहाँ अनाज की खरीद के लिए एक सीमा तक ही सब्सिडी दे सकता है, ताकि वो उसकी खाद्य सुरक्षा के लिए ज़रूरी हो। क्योंकि सब्सिडीज़ को हमेशा ट्रेड डिस्टॉर्टिंग कहा जाता है, वो ट्रेड को डिस्टॉर्ट करती हैं दुनिया में। आप सस्ता सामान खरीद कर एक्सपोर्ट करते हैं अपने यहाँ, अगर आप बजट से, तो दूसरे देश को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। इस नियम को लेकर ये डेवलपिंग कंट्रीज़ और जो अफ्रीकन, कैरिबियन, पैसिफिक कंट्रीज़ हैं, इनका ग्रुप ये चाहता है कि डब्ल्यूटीओ अपने नियमों में बदलाव करे। डब्ल्यूटीओ नियमों में बदलाव ये करे कि वो सब्सिडी की गणना में ताज़ा महंगाई को शामिल करे। अभी मौजूदा परिस्थिति में कोई देश कितना सब्सिडी देगा, इसकी जो गणना का फार्मूला है वो 85-86 के प्राइसेस पर है। इन देशों का कहना है कि फूड का चैलेंज है, शॉर्टेजेस हैं, पूरी दुनिया में फूड की कीमतें बढ़ी हैं, और अब दुनिया के देशों को अपने किसानों को और ज़्यादा सब्सिडी देने की ज़रूरत है, ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके और भुखमरी की किसी संभावना को टाला जा सके।
ये प्रस्ताव डब्ल्यूटीओ में चर्चा के लिए आया है। भारत भी इस प्रस्ताव का हिस्सा है और इस प्रस्ताव के कारण डब्ल्यूटीओ की बैठक काफी अहम हो गई, मिनिस्ट्रियल बैठक, जिसमें चर्चा के बारे में हमें पता चलेगा कि इस पर फैसला क्या हुआ। इसी के साथ जुड़ा है वो प्रस्ताव कि दुनिया के कुछ देश अगर किसी दूसरे देश को अपने अनाज भंडार से निर्यात करना चाहें और वो अनाज वहां फूड सिक्योरिटी के लिए जाए, ट्रेड के लिए नहीं जाए और वहां के लोगों की भुखमरी को या वहां के फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम को सपोर्ट के लिए जाए, तो उसे भी इसकी इजाजत दी जानी चाहिए। भारत ने ये कोशिश मार्च अप्रैल में की थी जब गेहूं निर्यात को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह बना था। हालांकि वो नीति वास्तव में बाद में पलट दी गई, तो भारत अपनी ही दुविधाओं में फंस गया। लेकिन डब्ल्यूटीओ की बैठक में फूड सब्सिडी को लेकर, फूड सिक्योरिटी को लेकर पहली बार एक नए तरीके की बहस और चर्चा दिखाई दी है और ये इसका फैसला दुनिया की बहुत सारी अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करेगा, जो भी फैसला इस मिनिस्ट्रियल बैठक से निकल कर आता है।